डेफिनेशंस हो गई थी कि अपनी पूरी? हाँ, डेफिनेशंस कंप्लीट कर लिए थे ना, और एक सेक्शन भी कंप्लीट किए थे अपन ने। सेक्शन भी कंप्लीट किए थे अपन ने। एक स्क्रिप्ट आ गया, ये आ गया, चलो क्या था। ये हो गया था अपना, हो गया था सेक्शन 5। अरे बोलो ना, हिंदी में लिख लेना भैया। उस जिस दिन एक्ट अप्रूव होगा उसी दिन उसको इफेक्टिव मानेंगे, उसी दिन उसकी इफेक्टिव डेट होगी। जिस दिन एक्ट अप्रूव होगा उसी दिन उसकी इफेक्टिव डेट होगी। और आपको तो पता है, अगर डेट नहीं होगी तो फ्रॉम दी मिडनाइट। क्लियर? आगे बढ़ो, अरे बोलो। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 6। पहले हिंदी में लिख लो, सब कुछ हिंदी में लिखना चालू करो बेटा। नए एक्ट के आने से पुराने एक्ट की एक्टिविटीज इनवैलिड नहीं होगी। जैसे मैंने ऊपर लिखा वैसे आप भी ऊपर लिखना है। नए एक्ट के आने से पुराने लॉ की एक्टिविटीज इनवैलिड नहीं होगी। का नाम है रिपील। क्या नाम है? रिपील का मतलब होता है जब आप किसी पुराने एक्ट को खत्म कर देते हो। ठीक है, बड़ा इजी एग्जांपल है। बताइए, रिपील्ड एक्ट में क्या लिखा हो मैंने? 1956। और री इनेक्टेड एक्ट में क्या लिखा हो? 2013। तो 2008 या 9 में केस हुआ था, आपको मैंने क्लास में पढ़ाया भी हूँ, शायद 12th में पढ़ाया फाउंडेशन में, सत्यम कंप्यूटर्स वाला हो। तो उसका जो सीईओ था उसने काफी हजारों करोड़ों रुपए डुबाए लोगों के। उसको सजा हुई 2009-10 में। कौन से एक्ट के अनुसार? तो क्या 2013 आने के बाद उस सजा को खत्म कर दे, बढ़ा दे? कुछ मत करो सर, जो चिंतन ने बोला वो चुपचाप करो, जो 56 ने बोला वो चुपचाप करो। मान लो रिलायंस ने 2012 में कोई लोन लिया होगा, मान लो, क्या लिया ही 10 साल का लोन, कब वापस करेगा? 10 साल बाद। जल्दी बताना मुझे आंसर। तो उसने लोन कौन से एक्ट के हिसाब से लिया? 1956। तो क्या 13 आने के बाद वो लोन इनवैलिड हो जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब एक और चीज सुनना, पूरी बात है। इन दोनों के बीच में एक और चेंज आया था 1988 में, कंपनीज एक्ट। ठीक है, कंपनीज अमेंडमेंट, काफी बड़ा अमेंडमेंट आया था। तो एक लाइन लिखी है यहां पर कि नए एक्ट के आने से पुराना एक्ट खत्म हो जाएगा। एग्री? बताओ, नए एक्ट के आने से कौन सा एक्ट खत्म हुआ? नए एक्ट के आने से कौन सा खत्म हुआ? वो तो खत्म हुआ ही साथ में 1956। वो तो सिद्ध नहीं होगा ना, वो तो ऑलरेडी क्या है, रिपील। क्या है? सुनना पूरी बात है। अब मेरा एक सवाल है, तुमने किसी कंपनी में शेयर खरीदे थे 2011 में, कौन से एक्ट के अनुसार डिविडेंड मिलेगा? उसके बाद कौन सा एक्ट आया 2013, तो डिविडेंड नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा सर। रामलिंगन राजू सीईओ सत्यम कंप्यूटर्स, 10 साल की सजा, पेनाल्टी, फाइन, कौन से एक्ट के अनुसार? 1956। क्या 2013 में चेंज कर दे वो सब? दूसरा, आपने किसी कंपनी के खिलाफ कुछ केसेस किए 2005 में, 2010 में, कौन से एक्ट के अनुसार? तो क्या 2013 में वो प्रिविलेज, वो राइट्स, वो ड्यूटीज खत्म हो जाएंगी आपकी? अरे बोलो ना, क्या लिखा है आप पढ़ेंगे। फेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट। जहां सेंट्रल एक्ट वर्ड आया, मैं थोड़ा इस लॉ को और पुख्ता करूंगा आपके लिए। जहां सेंट्रल एक्ट वर्ड आया, 3 चीजें आपके जहन में आती है, 47 से 50, 47 के पहले और 50 के बाद।
बिफोर 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट, जीजीसी गवर्नर काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल। 47 से लेके 1950 क्या होगा? डोमिनियन ऑफ इंडिया। और आफ्टर दी 1950 26 जनवरी द प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है बेटा? वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और सेंट्रल लेजिस्लेशन कब बनाया गया बोलो? आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर कोई कानून लाया गया है इस एक्ट के बाद, अब इस एक्ट का मतलब क्या? जीसीए की बात हो रहा है। सुनना, पूरी बात सुनना। और ये कानून क्यों लाया गया बताइए? मेड ऑफ रिपील एनी इट मेड और येट टू बी मेड अनलेस अनदर पर्पस रिपील शैल नॉट। क्या बोल रहा है? अगर नया कानून आता है किसको खत्म करके? पुराने कानून। तो अनलेस और अनटिल कुछ और नहीं दिया है तो ये 5 चीजें होंगी। क्या बोला मैंने? अनलेस और अनटिल कहीं कुछ और लिखा नहीं है, 5 चीजें होंगी। पहली चीज, ध्यान से पढ़ना, इजी है। क्या 88 को खत्म किए तो 56 जिंदा हो गया क्या? अरे बोलो ना। 56 को खत्म किए तो 1913 जिंदा हो जाएगा क्या? क्या लिखा पढ़ो। द रिपील शेल नॉट, बोलो रिवाइव, वॉइस में रिवाइव, दोबारा चीजें, खत्म की हुई चीजें दोबारा जिंदा नहीं होंगी। रिवाइव एनीथिंग बोलो, रिवाइव एनीथिंग बोलो, रिवाइव एनीथिंग नॉट। ना वो बोलो, आज के जमाने में ना 56 बोलो, ना वो प्रिपेयर्ड है। जब क्या हो रहा है? 88 को हम रिपील कर रहे हैं तो ना 56 उस जमाने में बोलो एनफोर्स्ड है, ना वो प्रिवेल्ड है। तो हमने जिस एक्ट को खत्म किया, हमने यहाँ अपने एग्जाम्पल में कौन सा एक्ट को खत्म किया? 1988 को। इट डजंट मीन कि हमने सब 56 को जिंदा कर दिया। तो 88 को खत्म होते ही ना ऐसा मान लेंगे ना ये एनफोर्स है, ना कभी ये एग्जिस्टेंस में था, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी आपके इनकम टैक्स एक्ट में अगर आज भी किसी पेनल्टी या पनिशमेंट पे किसी प्रोविजन में 1956 लिखा है तो अज्यूम करना कि वो 2013 ही है। ऐसा बोला जाता है नए एक्ट को इस तरीके से लाओ कि ऐसा लगे कि कभी पुराना था ही नहीं। क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पुराना है तो फिर नया लाए क्यों? और अगर लाए हो तो मतलब अच्छे से नहीं लाए हो कि पुराने की अभी भी झलक दिख रही है। नए एक्ट के आने से पुराने एक्ट जिंदा या एनफोर्स्ड नहीं होते, ऐसे पर ऐसे। अब मुझे नहीं लगता कि आपको बी सी डी ई में दिक्कत होगी। बस यहां से पढ़ना, देखो पहले ऐसा पढ़ना, द रिपील शेल नॉट अफेक्ट बोलो प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ एनी एनैक्टमेंट। तो 56 में 1956 के अनुसार जो एक्शन लिए गए क्या वो लागू होंगे? बिल्कुल होंगे सर। 13 के आने से पुराने एक्शन बोलो, बोलो नए एक्ट के आने से पुराने एक्ट में लिए गए किसी भी एक्शन पे कोई फर्क सिद्ध रहेगा ना यार, क्या दिक्कत है? बोलिए। तीसरा पढ़ लो आप, बहुत ही इजी है। नए एक्ट के आने से पुराने एक्ट में मिलने वाले क्या क्या? राइट्स, प्रिविलेजेस, ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी एक्वायर्ड, अक्रूड और इनकर्ड अंडर एन सो रिवील्ड। इसको भी कोई फर्क? नए एक्ट के आने से पुराने एक्ट में मिलने वाली क्या क्या लगी आप पर? पेनल्टी, फॉरफीचर, पनिशमेंट, इस पे भी कोई फर्क? नए एक्ट के आने से पुराने एक्ट में चलने वाली क्या क्या चल रही है आपके खिलाफ या आप किसी के खिलाफ क्या क्या कर रहे हो? लिटिगेशन, रेमेडी, किससे रिलेटेड? क्लेम, प्रिविलेज, डेब्ट, रिस्पांसिबिलिटी, कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। क्यों पड़ेगा यार? पढ़ना भी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? जीएसटी आया 16-17 में, तो वैट को लेके अगर एग्जांपल दे रहा हूं, अगर वैट पे आपकी कोई लायबिलिटी होगी जो आपने अभी तक चुकाया नहीं है तो जीएसटी आने से माफ कर देंगे? ये सब वो तो लेंगे आपसे। नए एक्ट के आने से आपकी लायबिलिटी खत्म। मान लो आपको कुछ वापस मिलने वाला होगा, व्हाट इज आईटीसी? इनकम टैक्स क्रेडिट। तो नया एक्ट आ गया, तो मेरे को मिलने वाला था, सरकार ने दिया नहीं तो दोगे ना? तो भैया जो मिलने वाला है वो दो, जो लगने वाला है लो। नए एक्ट के आने से पुराने एक्ट में मिलने और लगने वाली चीजों में फर्क नहीं। तो रिमेंडमेंट का मतलब बहुत क्लियर हो गया। नए एक्ट को लाओ बट नए एक्ट की वजह से पुराने एक्ट में जो जो मिलने और देने वाले वो सब कंटिन्यू रहे। तो रामलिंगन राजू अगर मान लेते 20 साल की सजा होती, मान लेते 2008 में, तो कितने साल तक जेल में रहता? 28। तो अगर उस बीच में कितनी बार भी कंपनी से हटा जाए उसकी सजा कंटिन्यू रहेगी, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट? ये इस डेट का मतलब क्या होता है?
आना नहीं, इधर नहीं आना, मैं उधर आ रहा हूँ। इसको चार्ज पे लगा दो। जो जल्दी, क्या लिखा जल्दी पढ़ो। आफ्टर द कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है बोलो बच्चों? 26 जनवरी 1950 के बाद। मतलब मैं कौन से एक्ट की बात कर रहा हूँ जो कब बने? 26 जनवरी 1950। सर ऐसा क्यों? अबे तो आजादी के पहले वाले तो आजादी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद वैसे ही रिपील हो गए ना, उसको तो हम वैसे ही नहीं मानते कि वो हमारे एक्ट है। हाँ, जिनको हमने रिपील नहीं किया उनका आज भी फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट को हमने रिपील नहीं किया, बट उसका एक सब्सिट्यूट लेके आ गया क्या? वो पार्टनरशिप एक्ट भी चालू है, एलएलबी भी चालू है। सोगा को हमने छेड़ा नहीं तो सोगा आज भी चल रहा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छेड़ा नहीं तो वो आज भी चल रहा है। हो सकता है हमारी, अच्छा हमने अभी एक नया एक्ट रिपील किया, सीआरपीसी, वो पढ़ाए होंगे टेक्स्ट में। अभी नए नए सीआरपीसी आईपीसी एक्ट आ गए। अंग्रेजों के जमाने वाले क्या कर दिए हमने? रिपील कर दिए, नई सजा आ गई है। तो अगर पुराने एक्ट में किसी को सजा मिली हुई तो क्या खत्म कर दें? कोई लॉजिक ही नहीं है। बोले सर पुराने एक्ट के अनुसार मर्डर की सजा 20 साल थी, नए एक्ट में 14 है, तो मेरे को आप 14 कर दो। क्यों भाई? तेरे को सजा कौन से एक्ट में मिली? चले 6A। हाँ ऑर्डर किया, हाँ। जजमेंट आया तो नया एक्ट आ गया। फर्क, क्या बोल रहे हो? जजमेंट के पहले कि जजमेंट के बाद खाना इतना मतलब लागू हो गया, नया आ गया ना एक्ट। हाँ। सिंपल है, नया एक्ट लगेगा, सजा काय के हिसाब से होगी, नया एक्ट के हिसाब से। मर्डर के हिसाब से नहीं, जब जजमेंट आएगा उसके हिसाब से। ऐसे बहुत सारे केस है जो कब चालू हुए होंगे, 12-13 में। कब तक चल रहे होंगे अभी? 20-21। 12-13 लेके बैठेंगे क्या? ये थोड़ा एक डिफिकल्ट टॉपिक है, रिपील ऑफ एक्ट। सुनना, आप समझेगा नहीं, आपको पढ़ने से पहले समझो। रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग टेक्सटुअल अमेंडमेंट्स इन एक्ट और रेगुलेशन। अब ये थोड़ा सा आपको कल लगानी होगी कि इस 6A, क्योंकि देखो बाद में ऐड किया है 6 में। सुनना पूरी बात। आप एक ऐसे एक्ट को रिपील कर रहे हो जिसने किसी और एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स लेके आए। सुनो पूरी बात, इधर सुनो आप। बताइए 56 में कौन अमेंडमेंट्स लेके आया? 88। एग्री? तो 13 बोलता है, 13 जैसी आया वो बोलता है मैं 88 को भी खत्म करूंगा और 56 को भी खत्म करूंगा। अरे बोलो ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ। 56 में चेंजेस कौन लेके आया? 88। और 88 के बाद 56 तो जिंदा था। 88 क्या लेके आया उसमें? चेंजेस लेके आया, ये अमेंडमेंट्स, टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स। उसके टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज किया, उसके लैंग्वेज को थोड़ा सा, कुछ चीजों को क्लियर किया। सुनना, तो तेरा क्या बोला? तेरा बोला मैं आया तो मैं तो तेरे को भी खत्म करूंगा और तेरे को भी खत्म करूंगा। मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, 88 जो चेंजेस लेके आया होगा किसमें? तो तेरा आने के बाद वो चेंजेस खत्म हो जाएंगे? आराम से पढ़ो, 1 2 3 4 पढ़ो क्या लिखा है। वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर दी 26 जनवरी 1950 रिपील एनी बाय विच, ऐसा इनेक्टमेंट जो, बोलो बोलो उस इनेक्टमेंट का क्या, बोलो क्या चेंज किया आपने? जो किसमें चेंजेस ला रहा था? सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन। किस तरीके से 88 ने क्या किया होगा 1956 में? कुछ चीजों को सब्सिडी। 88 ने जो चेंजेस लाया किसमें? 1956 में। तो आपने 88 को क्या किया? खत्म कर दिया। बट डजंट मीन कि आप इसके चेंजेस को भी खत्म किया। अभी तो बड़ा 56 के चेंजेस अगर आए और उस चेंज के आधार पर क्या मिला आपको, बोलो कोई राइट और ड्यूटीज, तो वो भी कंटिन्यू। ठीक है, इसकी फोटो दिखा रहा हूं, उस फोटो को देखो गौर से, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको वो समझेगा। सब बना के रखे हैं। वो नहीं आई ना आज अपना, क्या नाम है उसका, क्या बोल रहा है? कुछ भी बोलता है क्या बे तू? कहते कहीं के कार्तिक भगत नहीं आई बोलूंगा क्या मैं? हाँ वो आया भी नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं, क्यों नहीं आया मगर कमीना? क्या बोल रहा है? पहले बताओ, ये इसको देखो आप, ये पहले समझेगा, आपको बताओ। ये सब बना के रखे, बोलो।
कंपनीज एक्ट ने किसको रिपील किया? तो 1913 वाला भी रिपील हो गया। अरे बोलो ना, रिपील का मतलब कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, लिख लेना आप लोग। ऑब्लिटरेशन का मतलब तो इसको जड़ से खत्म कर देते हैं हम लोग। ये ऐसा बना लेना, ये ऐसा डायग्राम बना लेना अपनी कॉपी में। 56 को खत्म करने से 56 के पीछे जितने कंपनीज एक्ट थे सब हमने खत्म कर डाले। रिपील का मतलब मैंने क्या लिखा है? कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, जड़ से खत्म, पुराना आगे का सब निपटा दिया। कलरफुल बनाओ यार, क्या तुम लोग पेंसिल यूज करते हो, मैं वो समझ में नहीं आता। कैसे खत्म किया? इट नेवर एग्जिस्टेड। कैसे खत्म किया कि पुराना कानून कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि सर अगर खत्म करने के बाद में भी लग रहा है कि एग्जिस्ट है तो उसकी वैल्यू, नए वाले की वैल्यू अभी कभी देखा है कोई चीज खत्म होती है और वापस जिंदा हो जाती है? कहाँ होता है? इंडियन सीरियल्स में। तो फिर वैल्यू रहती है कि उसकी? नहीं रहती ना। साले मरा ही क्यों जब जिंदा होना था तो? 10 साल बाद जिंदा हो गया आ रहा, 5 साल बाद जिंदा हो गया बारह। लिख लिए क्या? तो लिखो ना यार। कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, OBLITERATION, कंप्लीटली अब्रोगेट, खत्म कर दिया हमने उसको। ये 6 है, 6A नहीं है, ये 6 नॉर्मली मतलब कि विलेज को आप रहेंगे ना, रहेंगे ना, सुनो ना, बताऊंगा ना। फार्मर्स बिल के बारे में बताऊंगा ना तेरे को, क्या है सब बताऊंगा। धीरे धीरे पढ़ रहे ना सेक्शन। चलो आगे बढ़े। अरे बोलो। एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड, कभी थे ही नहीं वो। चलो भेज दूंगा आप लोगों में, कुछ चीजें लिखवा भी रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा चीजें याद रहे। हम्म। कहाँ लेके घूम रहा है कृष्ण तो उसको, यश को? कल 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 की बात कर रहे हो? हाँ, कहाँ लेके घूम रहा तू उसको? ये पढ़ता है कि घर में हो? हाँ पढ़ता है। कितनी देर पढ़ता है, कुछ अंदाजा? नहीं, बोलो, पढ़ के समझाओ कि आपका 6A। सेंट्रल एक्ट ने किसको रिपील किया? हमारे एग्जाम्पल में, मैंने एग्जाम्पल में लिया था 1988। अब आपको तो पता है आपका फाइनेंस एक्ट चेंज होते रहता, फाइनेंस एक्ट, टैक्स। सेंट्रल एक्ट ने रिपील किया किसको? अमेंडमेंट वाले एक्ट को। अरे बोलो ना। तो इस अमेंडमेंट वाले एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स लाया होगा किसमें? सेंट्रल एक्ट। तो क्या वो अमेंडमेंट भी खत्म होगा उसकी? क्या बात कर रहा है? उसका इफेक्ट आएगा अनलेस और अनटिल हम उसे खुद भी तो पढ़ रहे हैं, भी तो पढ़े। पुराने एक्ट में अगर कोई इफेक्ट था, अगर कहीं कुछ और लिखा तो कंटिन्यू। वो पुराने एक्ट में कौन अमेंडमेंट लेके आया? 2017 वाला। तो आपने किसको खत्म किया? 2017 वाले। तो उसके जो अमेंडमेंट्स थे वो तो जिंदा रहेंगे ना, अगर आप उसको खुद खत्म। ये आप बनाओगे आखिर में बनाना। अभी सिर्फ मैं आपको फिलहाल लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, आराम से पढ़ना है भाषा। बोलो जल्दी से क्या लिखा है? वेयर एनी और रेगुलेशन मेड आफ्टर दी। ठीक है, चलो इतनी लाइन तो क्लियर हो गई। हम उस कानून की बात कर रहे हैं जो कब बना है, बताओ? 26 जनवरी 1900। अगर आपने कोई कानून को क्या किया? रिपील किया। रिपील एनी इनेक्टमेंट बाय विच, ऐसा कानून खत्म किया जो किस चीज के लिए लाया गया था? बाय विच था ऑफ एनी, कानून लाया गया था किसी सेंट्रल एक्ट में, क्या लाने के लिए? अनलेस डिफरेंट इंटेंशन। आखिरी लाइन, द रिपील शेल नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूअंस ऑफ सच
अमेंडमेंट बोलता है मेरे अमेंडमेंट तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक आपके इंटेंशन कुछ और ना बता दे। फिर इंटेंशन कहा कुछ और बताएंगे, एक्ट में बताएंगे, एक्ट में लिखा रहेगा कि सिर्फ 1988 की खत्म नहीं, उसके लाए हुए अमेंडमेंट्स भी खत्म। एक एग्जांपल देता हूं, शायद प्रिंस को याद आए, क्योंकि वो एसपी वाला और कौन है एसपी वाला। 88 में एक चेंज आया था, कंपनीज कैन नॉट इश्यू अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। 88 में आया था। कौन से डिबेंचर्स? अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। कंपनी कैन नॉट इश्यू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये चेंजेस कब आए? 88 में। तो वो चेंजेस आज भी कायम है, ठीक है, उसको हमने खत्म 88 को खत्म कर दिया, बट उसके लाए हुए चेंजेस आज भी। अब जल्दी बताओ, 88 ने वो चेंजेस 13 के लिए लाया था कि 56 के लिए? 56 के लिए। 56 में खत्म और 88 में खत्म, बट उसके अमेंडमेंट्स आज भी हमने उसको खत्म। ये दो चेंजेस मेरे को याद है। एक अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कंप्लीटली बैन, मत इशू करो, तो दूसरा इनडेवलप्ड प्रेफरेंस बैन, कंप्लीटली बैन। अरे बोलो ना, समझाएगा क्या बोला? ये लाइन की बहुत वैल्यू है, ये लाइन की बहुत वैल्यू है, ये लाइन की बहुत वैल्यू है। अगर कहीं कुछ और नहीं लिखा है तो जो इस सेक्शन में लिखा है उसी को मानेंगे। अगर कहीं कुछ और नहीं लिखा है तो मेरे को एक जल्दी से आंसर दो। आपने यहाँ पर पुराने एक्ट को खत्म किया कि पुराने एक्ट में जिसने अमेंडमेंट्स लाया था उसको खत्म किया? पुराने एक्ट में जिसने अमेंडमेंट्स लाया था उसको खत्म किया, उसके अमेंडमेंट्स को खत्म, उसके अमेंडमेंट्स तो अभी भी कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है, ये डिफिकल्ट है, मतलब लैंग्वेज डिफिकल्ट है, उसको याद कैसे करना है वो क्लियर कर देना हो। आपने रिपील किया उस इनेक्टमेंट को जो दूसरे एक्ट में क्या लेके आया था, टेक्सचुअल अमेंडमेंट क्या लेके आया था। सर कैसे होते हैं वो अमेंडमेंट? किसी चीज को ओमिट कर दिया, किसी चीज को इंसर्ट कर दिया, किसी चीज को तो उसके ओमिशन इंसर्शन सब्स्टिट्यूशन को हमने अफेक्ट नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। ये आ गया तेरा प्रिंस रिवाइवल, दोबारा जिंदा करना, खत्म किया एक्ट को। सर क्यों जिंदा करना है? वही हम पूछेंगे सरकार से, क्या पर्पस? अरे जब जिंदा ही करना था तो फिर क्यों किया? सर कोई एक्ट है कि जो खत्म हो गया? बहुत सारे फैक्ट्रीज एक्ट खत्म हो गया, वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 खत्म हो गया, निपट गया, कुछ नहीं बचा। जल्दी से पढ़ो क्या लिखा है, लैंग्वेज बहुत ही जल्दी पढ़ो क्या लिखा है। पहले तो ये हिंदी वाला लिखो। सरकार खत्म किए एक्ट को फिर जिंदा कर सकती है, लेकिन अब बोलो आपको अपना इंटेंशन बताना पड़े। सरकार खत्म किए हुए एक्ट को फिर जिंदा कर सकती है, लेकिन आपको अपना इंटेंशन बताना पड़े। लेकिन आपको अपना इंटेंशन बताना पड़े। जैसे आपको पता है ना, आपका 1961 का इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें बहुत सारे क्या आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, टेक्सुअल अमेंडमेंट्स किसके थ्रू? फाइनेंस एक्ट के थ्रू। तो मेरा एक सवाल है, अगर एक कंप्लीटली नया इनकम टैक्स आ गया, मान लो आ गया, आ सकता है शायद आ भी रहा है, तो क्या उस फाइनेंस एक्ट के द्वारा लाए हुए अमेंडमेंट्स भी खत्म हो जाएंगे? अगर कहीं कुछ और नहीं लिखा है तो खत्म नहीं होंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे। व्हाट इज कंटिन्यू? उससे मिलने वाले जो भी राइट्स और प्रिविलेजेस या फाइन्स एंड पेनल्टी वो कंटिन्यू रहेंगे ही रहेंगे, बट वो एक्ट क्या हो जाएगा? खत्म। लिखेगा हिंदी में, जल्दी से पढ़ो लैंग्वेज, फटाफट पढ़ना क्या लिखा है। इन एनी सेंट्रल एक्ट, इन किसी एक्ट और रेगुलेशन में। मैं तो ये भी पढ़ा चुका हूं तुम लोगों के, एक्ट वर्ड आया तो क्या जूम करना और रेगुलेशन आया तो क्या करना। एक्ट आया तो पार्लियामेंट और रेगुलेशन आया तो सबऑर्डिनेट बॉडीज। अगर कोई कानून बना, कब बना बोलो ना, कब कब मेड आफ्टर दी इट शेल बी नेसेसरीज फॉर द रिवाइविंग। ऐसा कानून जो देश की आजादी के बाद यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया था, आपने उसको खत्म कर दिया था। अगर आप उसके किसी बोलो 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 किसी हिस्से को या पूरे के पूरे कानून को क्या करना चाहते हो बताओ, बोलो बताओ, री इनेक्ट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? पर्पस, क्यों जिंदा कर रहे हो, खत्म ही क्यों किए थे फिर? अरे बोलिए सर, कोई एक्ट वापस जिंदा हुआ है क्या? फार्मर्स बिल्स हो सकते हैं दोबारा, चांस है, खत्म हो गए ना वो 2 साल पहले, तो सरकार उसको वापस जिंदा, पर्पस बताएगी फार्मर्स के लिए है, फलाना ढमकाना, कैन हैपन। ठीक है, क्या होता है रिवाइवल का मतलब? दोबारा जिंदा कर। 7 सेक्शन। ठीक है, अरे बोलो सर ये क्या लिखा है, ये आखिरी में बताऊंगा, अभी नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे। चलो
एक सवाल का जवाब जल्दी बोलेंगे। क्या इनकम, आप इनकम टैक्स एक्ट की पूरी बुक तो नहीं पढ़े हो, बट फिर बता रहा हूं, इनकम टैक्स एक्ट में आज भी कई जगहों पर 56 का जिक्र है। इनकम टैक्स एक्ट आज भी जिक्र है, बट वो तो खत्म हो गया ना। नहीं बट हाँ, 56 को 56 मत मानो, उन्होंने भले क्या लिख दिया है 56 तेरा ही मानो, ऐसा मानो कि 56 भी एग्जिस्ट। जल्दी से पढ़ो, कंस्ट्रक्शन ऑफ, सब पुराने एक्ट के रेफरेंसेस ले सकते हैं, पर पुराने एक्ट को क्या मानो, नया एक्ट मानो। क्या मानो, रिपील एक्ट के रेफरेंस को नए एक्ट का रेफरेंस मानेंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, रिपील एक्ट के रेफरेंस को नए एक्ट का रेफरेंस मानेंगे। अभी मान लो 2024 में नया कंपनीज एक्ट आ गया, मान लो, क्या दिक्कत है। 2024 के पहले बहुत सारे एक्ट में कौन से कंपनीज एक्ट का जिक्र होगा, 13 का, तो 13 को क्या मानो, 24 एज कभी 13 एग्जिस्ट, बट रेफरेंस में तो ले सकते हैं। रिपील एक्ट के रेफरेंस को नए एक्ट का रेफरेंस मानेंगे। अब ये तो हुआ हिंदी, अब लैंग्वेज को याद करेंगे। पढ़ो मेरे साथ लैंग्वेज, आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। पहली लाइन तो कॉमन है, देखो अर्जुन, वेयर दिस एक्ट, बोलो वेयर दिस एक्ट और सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन कब बना है। अगर आप बोलिए, आप क्या करते हैं, उसको रिपील करते हैं या फिर एंड री इनेक्ट करते हैं, विद और विदाउट। आप ध्यान देना किस एक्ट को आपने रिपील किया, रिपील करने के बाद दोबारा उसको जिंदा किया। अगर उस एक्ट में किसका जिक्र है, पुराने कानून का, किसका जिक्र है, किसी कानून में पुराने कानून का, खत्म किए हुए कानून का जिक्र है, तो क्या बोल रहा है, रेफरेंसेस इन एनी अदर एनेक्टमेंट और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट, किसका जिक्र है, द प्रोविजंस ऑफ। अब ये लाइन तुमको याद कर ली, अनलेस डिफरेंट इंटेंशन, द रिपील्ड प्रोविजन कैन बी ट्रीटेड एज, बोलो, प्रोविजन ऑफ री इनेक्टेड। ये कंस्टिट्यूट का मतलब होता है, एक वर्ड बोलो ना, क्या बोला मैंने वर्ड कंस्टिट्यूट का, ट्रीटेड एज। अगर आपने 26 जनवरी 1950 के बाद किसी कानून को, ऐसा कानून बनाया जो रिपील हुआ या री इनेक्ट हुआ है, उसमें अगर बोलो, अगर कानून बनने के बाद में उसमें किसका जिक्र है, फॉर्मर इनेक्टमेंट का। फॉर्मर इनेक्ट का क्या है, वहां पर रेफरेंस है, उसमें है या उसके किसी इंस्ट्रूमेंट में है, या फिर इनेक्टमेंट का पूरा जिक्र नहीं है, उसके कुछ प्रोविजन का जिक्र है, तो बोलता हूँ उस एक्ट को या उसके किसी प्रोविजन को नए एक्ट का, और नए एक्ट का ही प्रोविजन मानना चाहिए। बोनस इश्यू पड़ा, बोनस इश्यू में बहुत बाद में आया है, 2013 वाली बात, बहुत सालों तक तो 1956 ही लिखा रहता था। पढ़ाऊंगा मैं बोनस इश्यू क्या है, आपको कैपिटल ऑफ प्रॉफिट। तो 2017-16 तक मैंने पढ़ा हूं, 1956, तो व्हाट डज दैट मीन, 2013, मान लेना कि वो 2013 की बात कर रहा है, क्योंकि हमारी नजर में तो 56 बचा ही नहीं। लैंग्वेज देखो, होता है किसी कानून में, पहले तो रिपीट कर लो, किसी कानून को आपने क्या कर दिया, फिर किसी कानून को आपने क्या किया, जिंदा की, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कानून में आपने प्रोविजन यूज किया, किसका, कैसे, कहां पर यूज किया, किसी, या फिर किसी, या फिर कानून का क्या यूज किया आपने, कोई जो ऑलरेडी क्या हो चुका है। अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, इट ट्रीटेड एज अ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ रीनेट, नए कानून का ही रेफरेंस माना, पुराना कानून का भी एग्जिस्ट करता है। ये लाइन तो आपको लिखनी पड़ेगी हर जगह, हर जगह, हर जगह लिखनी पड़ेगी। सर होता है पुराने एक्ट में। अब मेरा एक सवाल है, मैं तुम लोगों को, इधर सुन, अभी नया आ गया सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, नया आईपीसी भी आ गया, इंडियन पिनल कोड। मान लो आया भी है, मान लो 6 महीने पहले, तो 6 महीने पहले एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। 6 महीने पहले आपको कोई, किसी को सजा मिली पुराने कानून के हिसाब से, तो उसके लिखा होगा, उसके कागज पे जज लिखते हैं जजमेंट डिग्री, कि भाई इसको हम सजा दे रहे हैं फलाना ढमकाना गुनाह की इतने साल की। तुम कौन से एक्ट के बारे में जिक्र होगा, पर वो तो खत्म हो चुकी है, बोलो ना। तो ऐसा मान लेंगे कि वो सजा उसको नया एक्ट ने दिया, अरे बोलो ना, सजा कम होने वाली, कम होने वाली, जैसा मान लो कि वो सजा उसको नया एक्ट ने दिया ना। अरे अभी भी ऑर्डर में क्या लिखा है, 1860 एक्ट का आईपीसी,
1800, तो 1800 को क्या मानेंगे हम? 2024। क्या लगता है? पूरे कनेक्टेड सेक्शन है रिपील के। पहला इफेक्ट ऑफ रिपील, फिर क्या पढ़े? सर क्या पढ़े बोलो? 6 नहीं, रिवाइवल नहीं पढ़े हमने, टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स। फिर क्या पढ़े? रिवाइवल। जिंदा कर देंगे? अरे मत कर भाई, कर सकता तो पर्पस बताओ, खत्म ही क्यों किया? फिर क्या पढ़े हमने? अगर किसी खत्म किए हुए कानून का रेफरेंस किसी एक्सिस्टिंग कानून में है तो उसे नए कानून का ही रेफरेंस माना। एग्जाम्पल पढ़ो और समझाओ मुझे, जल्दी पढ़ना। पहले वाला पढ़ो एग्जाम्पल आपका, इनकम टैक्स वाला। कौन सा सेक्शन लिखा है? हाँ, उसमें अपन प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। क्या होता है बुक प्रॉफिट? मर जाऊंगा मैं, नहीं पता तुमने अगर ये तो। अच्छा चलो मैं बाद में बता दो डिटेल में। चलो बुक प्रॉफिट मतलब क्या होता है? कौन सा एक्ट के अनुसार कैलकुलेट करते थे? 1956 रिफर्ड करता था। अभी कौन सा एक्ट आ गया? 2013। बट बोलता है 115 जे में अगर कोई चेंज नहीं आया है, अभी अभी भी वहां वही लिखा है कि कौन से एक्ट को रेफर करो? 1956। क्या मानेंगे उसको? क्यों 13 को रिफर करने की बात कर रहा है? अरे बोलो ना। तो फिर रेफर करना किसको एक्चुअली? 13 को। भले उसने अपनी लैंग्वेज को चेंज, वो एक्ट बचा ही नहीं ना। अरे बोलो। तो अगर वहां लिखा है कि 56 को रिफर करो तो आप क्या मानोगे? 2013 की कर रहे हो। 56 नहीं मानना, 56 तो खत्म हो गया। अरे बोलिए। इतने कानून, इतना बड़ा देश, दिक्कत तो होती है। ठीक है, आ जाओ आप लोग अब कमेंसमेंट ऑफ टाइम लिखो। फ्रॉम से लेकर टू तक, फ्रॉम से लेकर टू तक अप्लाई होगा। फ्रॉम से लेकर टू तक अप्लाई होगा। बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। पढ़ो एग्जांपल, जल्दी पढ़ो। एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर करके अगले 30 दिन में दे देना। बताओ, एजीएम हुई, अगले 30 दिन कब से कैलकुलेट होंगे? कल से। अरे बोलो ना। तो 1 तारीख को, 1 तारीख से चालू हुआ और कब तक? 30/10। तो 1 के पहले वाले दिन नहीं आएंगे और 30 के बाद वाले दिन नहीं आएंगे। अरे बोलो ना यार। फ्रॉम के पहले वाले और टू के बाद वाले दोनों दिन नहीं आएंगे, फ्रॉम और टू के बीच के दिन आएंगे। अरे बोलो ना। पढ़ो क्या लिखा, फटाफट जल्दी लिखो। इजी है, इजी है, पढ़ो क्या लिखा। इन एनी और it shall be sufficient for the purpose of excluding the first in a series of days. What is first? फ्रॉम के पहले वाला। अरे बोलो यार। और फॉर द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग द लास्ट इन द सीरीज, बोलो टू के बाद इनको इंक्लूड। एक और एग्जांपल सुनो, पूरी बात अच्छे से सुनो। अगर आपने 30 दिन के अंदर डिविडेंड नहीं दिया, अगले 7 दिन में आपको ये पैसा यूडीए में डाल देना। व्हाट इज दैट मीन? डिविडेंड अकाउंट। और ये अगले 7 दिन में कौन से वाले गायब हो जाएंगे? 7 दिन चालू हुआ ना, तो उसके फ्रॉम के पहले वाले दिन नहीं आएंगे और 7 दिन के बाद वाले दिन नहीं आएंगे। तो जिस दिन एजीएम हुई उसको लेंगे क्या हम? नहीं सर, वो दिन कैलकुलेट। फ्रॉम कब से चालू होगा? अगले दिन से। अरे बोलो, इजी है ना ये तो। एक्सक्लूडिंग द, कौन से वाले की बात हो रहा है इसमें? लास्ट इन द सीरीज किसकी बात हो रहा है? एग्जांपल लिख लो, हेल्प करेगा बहुत। मेरे ख्याल से लिखा है क्या नीचे देखो? यस लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ लिखा है, फिर दिक्कत नहीं है लिखने की। एक बार पढ़ लो, एग्जाम्पल पढ़ लो। कब हुई एनुअल जनरल मीटिंग? आईसीआई का एग्जांपल है, पढ़ लो बेटा। 30/9 को मीटिंग हुई, तो 30/9 के बाद अगले 30 दिन में आपको पैसे देने हैं, तो 30/9 के बाद 30 दिन कब चालू होंगे? 1 से लेके 30 तारीख तक। तो बोलो कौन कौन से दिन जाने वाले हैं इसमें बताइए? 30 के बाद वाले और 1 के पहले वाले। अरे बोलो ना यार। तो इंक्लूड कौन से होंगे? और 1 के बाद और 30 के अंदर वाले। ये जरूरी है जानना। जिस दिन एजीएम हुई उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे, वो दिन को इंक्लूड नहीं कर रहे। आगे बढ़ो, अरे बोलो। नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। पहले हिंदी में लिखो, मजा आएगा। अगर कोर्ट बंद है
अगर कोर्ट बंद है लास्ट डे जब एक्शन लेना है, अगर कोर्ट बंद है लास्ट डे जब एक्शन लेना है, तो नेक्स्ट वर्किंग डे को केस फाइल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्किंग डे को केस फाइल कर सकते हैं। अगर कोर्ट बंद है लास्ट डे है और आपको क्या लेना है, एक्शन लेना है, होगा कोई एक्शन होगा, मैं बताऊंगा क्या एक्शन है। तो बोलता है अगर आखिरी दिन था और उस दिन कोर्ट क्या है बंद है, हो सकता है आप बिजी हो, क्या दिक्कत है। तो बोलता है अगले दिन चलेगा ना वर्किंग डे जब भी होगा। सुनना पूरी बात, आपके जहन में क्या सवाल आ रहे हैं बताता हूँ मैं। ये प्रोविजन नेगोशिएबल में नहीं है, नेगोशिएबल में उल्टा था। उसका जो तीसरे 3 दिन मिलते हैं ग्रेस के, तो अगर लास्ट डे आया तो पहले वाले दिन को लेते रहे, याद है क्या कुछ। अगर थर्ड डे 26 जनवरी है तो फिर क्या करेंगे 25। तो इसमें नेगोशिएबल नहीं है, ये +1 है, -1 नहीं है, ये +1 की बात करता है। अब देखो इधर देखो इधर देखो प्लीज, एक सेक्शन 48 है कंपनीज एक्ट का, पढ़ेंगे हम लोग। ये बात करता है वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स के, शेयर होल्डर के राइट्स को कंपनी अगर वेराई करना चाहती है तो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, कोई दिक्कत। बट अगर शेयर होल्डर उस वेरिएशन से सहमत, तो जिस दिन भी वेरिएशन का डिसीजन लिया गया वो उसके अगले 21 दिन में अपील कर सकता है। मान लो 21वां दिन आया कब, हॉलीडे के दिन, अरे आया हुआ है यार, अपील करने के लिए किसके पास जा रहा है वो, एनसीएलटी फुल फॉर्म बोलो। तो बोल रहा है तू अगले दिन चले जाना, तेरा 21 डे कौन से दिन पे आया, 15 अगस्त पे आया, अरे बोलो ना संडे को आया जिस दिन कोर्ट क्या है, अगले दिन चले जाए, कोई दिक्कत, इतना इसी तो है, कोई जल्दी से क्या दिक्कत। वेयर एनी एक्ट, बेटा आपको पढ़ना है एनी एक्ट और एनी प्रोसीडिंग। आप किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेने वाले थे, किसी के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग फाइल करने वाले थे, अलाउड टू बी डन, बोलो अलाउड टू बी डन कब कर सकते हैं आप, जल्दी बोलिए क्या लिखा है, इन एनी कोर्ट और ऑफिस। ऑफिस का मतलब क्या होगा सर, एग्जांपल आरओसी, कोर्ट में एनसीएलटी, ऑन ए सर्टेन डे। अबे दिन होते हैं ना कुछ, हमारे एग्जांपल में सर्टेन डे कितना है, 21 दिन, कितना है। अगर 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 कोर्ट और ऑफिस क्लोज है कौन से डे पर, दैट डे पर या फिर लास्ट डे पर, सो एक्ट और प्रोसीडिंग शैल बी कंसीडर्ड ऑन बोलो इन ड्यू टाइम। और सामने वाले ने बोला था देखो 21 दिन में ही एक्शन लेना है, तो बोलता है अगर 21 दिन में एक्शन नहीं लिए, लास्ट डे में एक्शन नहीं लिए, तो कब लोगे, डन, और नेक्स्ट डे आफ्टरवर्ड्स द कोर्ट विल बी ओपन। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें लिख लो इट इज एक्सक्लूडिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, क्योंकि वो किसकी बात करता है, वो तो बोलता है मेरा आखिरी दिन पहले वाले को मानना। अगर आखिरी दिन में क्या आया, नेशनल हॉलीडे, क्या आया, नेशनल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेशनल हॉलीडे एंड पब्लिक हॉलीडे, डिस्कस करेंगे। संडे कौन सा हॉलीडे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ठीक है चलो समझते हैं। सही है सही है, पहले बताओ एग्जांपल समझा गया, कौन सी इमरजेंसी, कोविड टाइप की, हाँ अगले दिन लिख सकते, अगले दिन, इस एक्ट के अनुसार, इस एक्ट के अनुसार नेगोशिएबल नहीं। और ये एक्ट भी कहां लगेगा, उन एक्ट में जिनमें कंपटीशन को लेकर कुछ करनी, ठीक है, लिख लो एग्जांपल सेक्शन 48 वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं +1 सेक्शन। व्हाट इज +1, एक दिन एक्स्ट्रा लेता है आपको कमीशन। सेक्शन 48 वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स, appeal in 21 days +1, appeal in 21 days to NCLT। आगे लिखना है पूरा एग्जांपल लिखना है, मैंने अधूरा लिखा हूं, appeal in 21 days to, if NCLT is closed on 21st day, सही है, if NCLT is closed on, बोलो कौन सा दिन, 21st डे, अच्छा हाँ ठीक है लिख लो, अपील कैन बी फाइल्ड ऑन, बोलो 22nd वर्किंग डे। वर्किंग डे का मतलब क्या हुआ, 22 दिन में नहीं आना, अगर मान लो 22 में छुट्टी है तो 23 दिन में जाना, ऑफिस खुला होना चाहिए, +1 क्या होता है, बढ़ते हैं, क्या लिखा, द अपील कैन बी डन ऑन 22nd डे और ऑन द डे दैट इज वर्किंग डे,
सही है ना? कभी कभी 3-4 दिन की छुट्टी होती है ना, यस। नेक्स्ट वर्किंग डे, जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उस दिन आप अपील फाइल कर सकते हो। लिख ली क्या? अरे बोलो यार। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, सर इसकी क्यों जरूरत है? टैक्स चार्ज करती है ना सरकार, टैक्स ड्यूटी लगाती है ना, ट्रांसपोर्टेशन वाला भी लगाता है, सरकार डिसाइड करती है। देखो क्या लिखा है, ये शायद मैंने पढ़ाया होगा। एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग गूगल मैप पे या फिर जैसे आपने टाइप किया गोंदिया टू डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ में मंदिर है बहुत फेमस, जाते हैं लोग, अभी जाएंगे ही। तो गोंदिया टू डोंगरगढ़ का डिस्टेंस कितना है? मान ले 100 किलोमीटर, मान ले। कैसे मेजर किया उसको? क्योंकि डोंगरगढ़ जाने का तो रास्ता ऐसा ऐसा भी होगा, वो तो पहाड़ी पे है। तो मेजर कैसे किया? बोलता कुछ मत करो भाई, तुम हॉरिजॉन्टल लाइन लो चुपचाप। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन? यहां से डोंगरगढ़ जितना सीधे, मैप देखो, मैप देखो, मैप देखोगे अगर गौर से तो वहां लाइंस दिखेंगी तुमको, ऐसे ऐसे नहीं होता वहां पर। यहां से डोंगरगढ़ हॉरिजॉन्टल लाइन पे कितना पड़ेगा, उसको क्या मान लेना उसका डिस्टेंस। अब सुन रहा हूं, अब मैं हॉरिजॉन्टल के बोल रहा हूँ। बोले यहां से वो मंदिर कितना पड़ेगा? भाई मंदिर है पहाड़ी पे, जल्दी बताना। और यहाँ पर मंदिर के नीचे रोड है, तो तुमने डिस्टेंस ऐसे मेजर किया क्या किसी स्ट्रेट लाइन मेजर किया? ऐसे बताओगे ना, ऐसे पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोल रहा हूँ मैं? हिमाचल मनाली ऐसे ऐसे डिस्टेंस होता है क्या? कि यहाँ से डायरेक्ट डिस्टेंस मनाली कितना है, ऐसे ऐसे कौन मेजर करेगा? तो बोलता वर्टिकल वर्टिकल नहीं चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, क्या चलेगा? सिंपल। तो इसलिए अगर आप गौर करोगे, गोंदिया से नागपुर जो डिस्टेंस है वो रोड में वो ज्यादा है, ट्रेन में कम है। ट्रेन में कम है, बोलो क्यों? ट्रेन हॉरिजेंटल है, रोड क्या है? टेढ़ा मेढ़ा। तो स्ट्रेट लाइन में लेना डिस्टेंस, तब आपको एग्जैक्ट क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा। पढ़ो क्या लिखा है फटाफट। अगर किसी चीज का डिस्टेंस मेजर करना है किस एक्ट के अनुसार, वही कब आए देश में? 26 जनवरी 1900। कुछ मत करना रे, कैसे कर लेना? स्ट्रेट लाइन ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन, एक हॉरिजेंटल प्लेन। आपने अगर मैप देखा होगा, बचपन में देखा है क्या? वर्ल्ड मैप देखा है? कैसा लिखा रहता है कि इंडिया से पाकिस्तान ऐसा ऐसा है, स्ट्रेट लाइन इतना है, स्ट्रेट लाइन। तो मेजरमेंट स्ट्रेट लाइन में होता है, हम जाते हैं स्ट्रेट लाइन में नहीं। एक बार ये तो, ये मैं बाद में पढ़ाता हूँ आपको थोड़ा, बाद में मतलब पहले ये इजी वाला निपटा देता हूँ। जेंडर और नंबर्स एंड नंबर्स, सॉरी वहां लिख लो पहले ही इंक्लूड शी। ना बहुत मेहनत लगी इस चैप्टर को तैयार करने में, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चैप्टर आना चाहिए। सुनो, बोलता अगर एक्ट में अलग से कुछ जिक्र नहीं है, अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, तो ही में शी को इंक्लूड कर लेना। कैसे? सुनो, अगर कोई डिफॉल्ट किया किसने? डायरेक्टर ने, तो वहां लिखा है ही शैल बी लाइबल। लिखा एक्ट में ऐसे लिखा, पढ़ाऊंगा ना, ऐसे ही लिखा रहेगा, दे नहीं लिखा रहता, ही शैल बी। तो लिखे ही इंक्लूड्स, तो डायरेक्टर सिर्फ ही होते हैं क्या? शी भी तो होती है। तो वहां कोई अगर महिला डायरेक्टर होगी तो क्या बोलेगी? मेरे को सजा नहीं हो सकती। बोलो क्यों? क्योंकि वहां ही, मैडम ही इंक्लूड ही। पहले सुनो, पूरी पूरी बात सुनो। अब वहां डायरेक्टर लिखा है, लॉ में लिखा है डायरेक्टर ही लिखा है, बट फ्रॉड किया 5 डायरेक्टर ने, तो सिंगुलर इंक्लूड उसको डायरेक्टर को क्या मानेंगे? डायरेक्टर। वेरी गुड यार, एक एग्जांपल पे दोनों आ गए, जेंडर भी आ गया और सिंगुलर और प्लूरल भी आ गया। सही है। ऑल मैन विल बी लाइबल। सर मैंस नहीं लिखा, लॉजिक नहीं है ना? ऑल ह्यूमंस विल बी लाइबल। अच्छा एक मिनट, यहां लिख लेना जेंडर एंड एक्सक्लूडिंग एनिमल्स। ये लॉ, ये कांसेप्ट एनिमल्स में नहीं है। तो क्वेश्चन आया था बहुत पहले, बफेलो और बुलक वाला। मन बोलते हैं अरे गाय आ रही है, तो गाय है वो गाय, वो सिर्फ गाय है, उसमें बैल और सांड इंक्लूड। क्वेश्चन आया था आईसीआई का, बोलता काऊ और बुलक, बुलक क्या होता है? ये तो अलग अलग है, इनको ही इंक्लूड शी। कुत्ता और कुत्ती ये तो
तो अलग है कि नहीं है बताओ। ये जो मेरे घर में बिल्ला है, आप लोग सब इसको बिल्ली बोलते हो, क्योंकि बिल्ला है, बिल्ला है, बिल्ली नहीं है। देखिए, एक सरकार एक्ट लेके आई थी मैटरनिटी बेनिफिट। क्या होता है मैटरनिटी बेनिफिट का मतलब? वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनको 9 महीने की भी सैलरी मिलेगी, लीव, कैश लीव रहती है उनके भी, कुछ भी कटेगा नहीं। तो ये एक्ट सिर्फ महिलाओं के लिए, शी इंक्लूड ही नहीं होता। तो ऐसा लिखो, शी डजंट इंक्लूड ही बट ही इंक्लूड शी, शी डजंट इंक्लूड ही। मैटरनिटी बेनिफिट फॉर मदर्स, शी डजंट इंक्लूड ही। आजकल वो नए जेंडर को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड किया है तो ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, देयर इज अ डिफरेंस प्रिंसिपल। What you are saying is a different thing, but there is also one gender we recognize, transgender. उसका recognition हो चुका है, उनको है। तो जिनकी तुम बात कर रहे हो उनका कोई recognition नहीं है। ट्रांसजेंडर इज ए जेंडर, थर्ड फॉर्म ऑफ जेंडर, उनको नेचुरल माना गया ना। ये तो बने हैं साले सब। मतलब मैं क्या बोलूं, कुछ बोलो तो उल्टा ही हो जाता है, इसलिए अपन भाई नहीं बोलो। आजकल के बच्चे क्या कर लें, क्या सोच लें, अपने भी बच्चे हैं भाई, कुछ बोलूंगा नहीं। बढ़िया है भाई, बोलो भी बढ़िया ही है, बढ़िया ही लग रहे हैं मेरे को, तो सही लग रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अरे बोलो, एग्जाम्पल याद लिख लेना डायरेक्टर वाला। डायरेक्टर, he shall be liable, he includes she, a woman can also be a director। सही है ना? और डायरेक्टर का मतलब क्या होगा? डायरेक्टर्स, सिंगुलर इंक्लूड और वाइस वर्सा। व्हाट इज दैट मीन? अब वहां लिखा है ऑल डायरेक्टर्स विल बी रिस्पांसिबल, बट कांड एक ही नहीं किया, तो एक ही को सजा दो ना। सिंगुलर इंक्लूड्स, प्लूरल इंक्लूड्स, सिंगुलर। सिंगुलर, सॉरी, सिंगुलर इंक्लूड्स, बोलो। प्लूरल, प्लूरल नहीं। चल ठीक है, यहाँ पर बोलो। अरे एक्सक्लूड एनिमल्स, एनिमल्स पे नहीं आएगा, कब भी नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक समझा गया? अब जल्दी से मुझे आंसर दो रे, जल्दी से फटाफट मुझे बताइए, कंपनीज एक्ट के रूल बनाने का पावर किसको दे दिया गया? एमसीए को। मगर कंपनीज एक्ट बनाया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। तो जब तक कोई नया रूल ना आ जाए, जब तक कोई नया रूल ना आ जाए, तब तक एमसीए ही रूल बनाएगा। तो बोलो ना, या जब तक उससे पावर छीन ना लिया जाए या उसके पावर चेंज ना कर दिया जाए। ही हैज द ऑथोरिटी, he has the authority to make rules from time to time। पढ़ो जल्दी से, क्या लिखा है? Whereby any central act or regulation made after the, अगर कोई पावर आपको दिया गया, कन्फर्ड किया गया, then unless different that power may be, बोलो ना बेटा, exercise from time to time as, मुझे जब जब लगेगा मैं अपने पावर का यूज करूंगा। कब तक? जब तक वो मुझसे पावर छीन न लिया है। सर मैं जब जब पावर यूज करूंगा तो तब तक मेरे को पावर के लिए परमिशन मांगनी पड़ेगी कि नहीं? तो है ना ऑलरेडी, यहां पर लिख दिया मैंने, इन केस ऑफ नीड सीजी कैन एक्सरसाइज इट्स पावर्स। सीजी का मतलब तो आपको पता है, सब कुछ आ गया उस, सब कुछ आ गया। एक और चीज बताओ, कंपनी एक्ट बनाया किसने? उसको रूल्स बनाने का अधिकार किसको दिया? तो सीजी के अधिकार खत्म हो गए क्या? वो भी तो है, वो भी समय समय पर उसको यूज, वही लिख रहा हूं, दोनों साइड बता दिया ना। ठीक है, तो सीजी चाहे तो एमसीए की पावर छीन सकता है ना। मेरी इच्छा सर, लिख लो यार, कंपनीज एक्ट सेक्शन, कंपनीज एक्ट सेक्शन 469, कंपनीज एक्ट
Section 46 CG can frame rules. देखो सेक्शन 100 EGM. व्हाट इज EGM? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. उसको लेके रूल्स बनाते रहता है सीजी. क्या होती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? जो साल के बीच में होती है, अचानक साल के अंत में नहीं. लिखे क्या? अरे बोलो, ये जबरदस्त है. पहले हिंदी में लिख लो. अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट होता है या तो नाम या एक्सपोजिशन पे. अपॉइंटमेंट होता है या तो नाम पे या एक्सपोजिशन पे. नेम का मतलब वहां पर किसी का नाम नहीं है, वो एक्सपर्टीज की बात करता है. ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, हम इनको अपने पैनल का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं. बोलो भाई साहब, किस आधार पर हुआ उनका अपॉइंटमेंट? नहीं नहीं, उस नाम पे हुआ, बट उसको एक्सपर्ट न केवल इनको आता है, ये जज है, ये पहले ये काम कर चुके हैं. नेम में क्या आ जाएगा? उनकी एक्सपर्टीज आ जाएगी. ये मिस्टर अनिल है, अनिल फनील के नाम पे नहीं होगा, सुनील वनील तौसीफ वौसीफ के नाम पे इस पे नहीं होगा. काम किया है कि नहीं है बताओ. ये पहला हुआ. दूसरा सुनो पूरी. नीति आयोग का नाम सुना है? बोलो फुल फॉर्म. उसका चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर. और प्राइम मिनिस्टर तो खुद प्राइम मिनिस्टर भी है. अरे बोलो ना, मतलब वो ऑलरेडी अपने एक पद पे है. अरे बोलो. तो वहां लिखा है नीति आयोग का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होगा. तो चलिए बताओ, नीति आयोग का जो चेयरमैन है वो किसी पद को दिया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया जा रहा है? सोच समझ के आंसर देना. पद को. मतलब उस पद पे कोई भी बैठे वो चेयरमैन होगा. अरे बोलो ना. बस वही लिखा है. पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड पावर टू अपॉइंट. बोलो. आप नए लोगों को भी अपॉइंट कर सकते हो और आप एग्जिस्टिंग पोजीशन पे बैठे हुए लोगों को भी अपॉइंट कर, जो ऑलरेडी एक ऑफिस संभाल के बैठे हैं, अब उनको दूसरे ऑफिस में भी अपॉइंट, उनके नाम पे नहीं, उनकी पोजीशन पर. किस पर? पोजीशन. लिख लो. नीति आयोग, पीएम चेयरमैन. तो चेयर बताइए, नीति आयोग का चेयरमैन हमेशा कौन होगा? पीएम. पीएम होगा. अब वो कोई भी हो, वो ऑलरेडी पीएम भी है और नीति आयोग के चेयरमैन भी है. तो उनको चेयरमैन क्यों बनाया गया? जल्दी बोलो. उनकी एक्सपोजिशन के आधार, एक्चुअली सॉरी, उनकी पोजीशन के आधार. एक्स बोलूंगा तो थोड़ा वो ऐसा कि था कर दो. अभी कोई भी इंसिडेंट होता है ना देश में, जैसे रेप हुआ, तो गवर्नमेंट क्या करती है? कमेटी बना देती है कि वो उसकी जांच करेगी. तो उसमें किसको बैठाती मालूम क्या? भले एक रिटायर्ड जज आ जाएंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग जज आ जाएंगे, मतलब एक रिटायर्ड होगा, मतलब रिटायर्ड जज. तो काय पे आएगा? नाम पे, एक्सपर्टीज पे. सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ क्या होगा? एक्स ऑफिशियो जज भी तो है, कमेटी का मेंबर भी है, प्रेसिडेंट भी. समझ में आ रहा है? अरे बोलो ना. रेलवे का हादसा होता है ना, रेलवे का हादसा बहुत होते हैं अपने यहाँ, तो उसपे कमेटी बनती है. वो कमेटी पे कौन होता है? ऐसे लोग जो पहले किसी पद पे थे और ऐसे लोग जो अभी भी किसी पद पे. तो आपने व्यक्ति को अपॉइंट किया कि पद को अपॉइंट किया? पद को सर, व्यक्ति को नहीं. व्यक्ति तो कोई भी हो. हमारे लिए पद की महत्वता है. सुप्रीम कोर्ट का जज, यही बहुत बड़ी बात. फिर कोई भी हो, कोई दिक्कत, डिस्क्रिमिनेट थोड़ी करेंगे नाम पे. अरे बोलो ना. ये लास्ट पढ़ाता हूं, मैं फिनिश करता हूं. बोलिए क्या लिखा है सेक्शन 16, क्या बोल रहा है? पावर टू अपॉइंट इंक्लूड पावर टू. लिखो, हिंदी में लिखो. जिसके पास लाने का अधिकार है उसी के पास हटाने का भी अधिकार है. क्या मतलब हुआ उसका? अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स. जो अपॉइंट करेगा, अगर कहीं कुछ और नहीं लिखा है तो वही रिमूव भी करे. अरे इसका बेस्ट एग्जांपल दूंगा मैं आपको. आ रहा हूं. सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा आदमी होता है सीजीआई. फुल फॉर्म बोलो. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करता है? सीजीआई. तो कहीं कुछ और नहीं लिखा है तो रिमूव भी कौन करेगा? सीजीआई. सिंपल.
एज सिंपल एज दैट। सीजीआई को अपॉइंट कौन करता है? बड़ा खतरनाक है, प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन का एक लीडर, और तीसरा होम मिनिस्टर कर रहे हैं अब साथ में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहता है। कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। सीजीआई का अपॉइंट किसने किया? प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने और अपोजिशन लीडर ने। अरे बोलो ना, मैंने कहीं भी किसी नेता का नाम लिया क्या? कि पद का नाम लिया? तो अगर यही लोग अपॉइंट करेंगे तो यही लोग शायद रिमूव भी कर सकते हैं, बट ऐसा है नहीं, ये लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज को या सीजीआई को हटाने के लिए इंक्वायरी भी डालनी पड़ती है, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, इतना इजी। तो इसका मतलब इनको अपॉइंट करने का तो अधिकार है, बट इनको रिमूव करने का नहीं। लिख लो आप, सुप्रीम कोर्ट सीजीआई कैन अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड ऑल्सो रिमूव और सस्पेंड। सुप्रीम कोर्ट सीजीआई अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हैज द पावर टू बोलो रिमूव और सस्पेंड। वो देखा आपने लोकसभा राज्यसभा में वो एमपीज को उठा के बाहर फेंक देते हैं। वो लोकसभा स्पीकर क्या बोलता है, आप सस्पेंड। तो उनको अपॉइंट भी कौन करता है? वही करता है। शपथ तो उसी के सामने लेते हैं ना, पहले दिन शपथ होती है, फिर प्रोसीडिंग चालू होती है। तो अल्लाह वल्लाह होता तो यार उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो अपॉइंट भी वही करता है, रिमूव भी वही करता है लोकसभा स्पीकर। अरे बोलो, इसलिए याद है आपको, प्रोसीडिंग चालू होती है तो अपोजिशन पार्टियां क्या बोलती है लोकसभा स्पीकर, सर बायस मत रहना, अनबायस रहना। क्योंकि 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 अपॉइंट करने का अधिकार भी और रिमूव करने का अधिकार भी, और लोकसभा स्पीकर नॉर्मली कौन अपॉइंट करता है? इसकी गवर्नमेंट होती है। अरे लिखे क्या, पावर टू इंक्लूड, पावर टू सस्पेंड और पावर टू डिसमिस। समझा यहां तक? अरे बोलो, हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं बचा, फिनिश हो जाएगा। भाग नहीं सकता ना मैं, एकदम भागूंगा तो मजा नहीं आएगा। संस्कार भी आएगा, है क्या बचा? तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो रेटा? सुना है वर्ड? Russian. क्या होता है बताओ, आपने मीनिंग पढ़ा होगा तो कहीं तो जहन में आया होगा आप लोग, कुछ तो आया होगा, कुछ तो गई होगी दिमाग में बात। भाई क्या कर रहा है तू? क्या करते, एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर बाद में आपका ज्ञान सुनेंगे। 100 किलोग्राम होगा, कोई फूड ग्रेन्स होगी, कुछ होगी। सरकार बोलती है उसमें 100 रुपए की ड्यूटी लगाई है। कितने किलोग्राम पे? 40 किलोग्राम पे कितनी लगेगी? चलो आंसर आ गया, तुमने दे दिया, मैं लिख देता हूँ। किसके हिसाब से लगाया हमने? 1000 पीसेस पे 600 रुपए की ड्यूटी है, तो 800 पीसेस पे कितनी होगी? वेरी गुड, 480। मैथ्स का दर्द आज भी है तेरे अंदर, है? ठीक है, फिक्स ड्यूटी नहीं है ना, अपन क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज। उधर इतनी लगी तो इधर इतनी लगी, तो होता है प्रोरेटा। 3 करोड़ के सामान पर कितना ड्यूटी है? तो 2 करोड़ के सामान पर कितना होगा? बोलता अगर कुछ फिक्स नहीं है तो प्रोरेटा लगा। और प्रोरेटा की डेफिनेशन हम ये पढ़ रहे हैं, आप तो जीएसटी नहीं पढ़ेंगे एक्चुअली उसको। 100 मीटर क्लोथ, कपड़ा कितना रुपए टैक्स है? 60 रुपए। 50 मीटर पे कितना होगा? जल्दी बोलना। यहाँ पर किसकी बात की है? यहाँ पर पीस, यहाँ पर नीचे किसकी बात की है बताओ? यहाँ पर पैसों की। अरे बोले ना। और यहाँ पर किसकी बात की है? तो बोलता अगर कुछ फिक्स तो प्रोरेटा, जो पहले वाले पे लगाई वो बाद वाले पे लगा, वही तो किया अपन ने। जल्दी से डेफिनेशन पढ़ेंगे। वेयर बाय एनी इनेक्टमेंट नाउ इन फोर्स, जो भी कानून अभी फोर्स में है या फोर्स में आने वाला है, और क्या लगाने वाला है बताओ? कस्टम ड्यूटी या फिर एक्साइज ड्यूटी। कस्टम किस पे लगती है सर? इंपोर्टेड गुड्स पर। एक्साइज किस पे लगता है सर? मैन्युफैक्चरिंग पर। किस नेचर में लगाने वाला? लिवाइड ऑन एनी गिवन, पहला क्वांटिटी किलोग्राम, दूसरा वेट पीसेस। अरे बोलो ना, फिर मेजर पड़े मीटर, और फिर वैल्यू 3 करोड़। आगे 4 एग्जाम्पल, तो बोलो ना। इट लाइक ड्यूटी इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द सेम रेट। जो ज्यादा वाले पे लगाए थे उसी रेट पर कम वाले पे लगाओ। लगाए कि नहीं लगाए हमने? अरे बोलो ना। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ ज्यादा वाला कौन सा है? कितना है उस पे?
2 करोड़ में कितना आएगा? 1 करोड़ में कितना आएगा? ऐसे चेक कर। तो यहाँ पर चारों आ गया एग्जाम्पल। अरे बोलो ना, क्वांटिटी का भी आ गया, पीसेस का भी आ गया, वैल्यू का भी आ गया और मेजरमेंट आया। तो लिखो ना, फिर एग्जाम में पूछता है ना। मैं थोड़ा ना, मैंने लिखा दिया, आपको लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बोर भी होगा तो लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता मैं उसके लिए। बीमार हो गया क्या संस्कार? चालू हो गया ना अब टाइम। ये मौसम थोड़ा चेंज होता है ना, उससे फर्क पड़ता है। ठंडी गर्मी हो गई ना, इस वजह से। कहीं गया था क्या हो? अब बेकार जगह गया था। ठीक है, जगह बेकार है, मैं थोड़ा एग्जाम बोल रहा हूँ बेकार है। क्या बोल रहा है कार्तिक? खाना खाना। अच्छा लड़का है वो, मेहनती लड़का है वो। मैं तो अभी भी नहीं यकीन करता कि वो पढ़ाता है। मतलब यकीन क्या, बोला मैंने ही उसको पढ़ाने, मैंने ही उसको, उसकी पहली क्लास में मैंने ही भाषण दिया था, भरोसा करो इस पे, ऐसा सोचो मैं ही पढ़ा रहा हूँ। मगर ये मतलब जबरदस्त, क्योंकि इंटर को पढ़ाना इज नॉट अ जोक। और सिर्फ पढ़ा नहीं रहा है ना, अच्छा पढ़ा रहा है। तरीका है उसका अपना पढ़ाने का, सबका अपना तरीका होता है ना। शराबी में खराबी तो लोग पेरेंट्स में भी निकाल देते हैं कि आप यहाँ गलत। मैं यार जब भी वहां मेवालाल वाले के यहाँ जाता हूँ तो तेरे पापा मिलते हैं मेरे को। प्रिंस कैसा कर रहा है बोले, मैंने सर जब पूछना था जो पूछे नहीं। अब मतलब कोई दिक्कत ऐसी खास है नहीं, मतलब मेरे को खुद लगेगी तो मैं खुद बोलूंगा। बोला, बोले चिल्लाना अपना ही स्टूडेंट समझ के, मतलब 2.5-3 साल से पढ़ रहा हूँ और कितना अपना समझू उसको मैं। बोला आप सब कर लेंगे हम लोग मैनेज, अब दिक्कत नहीं है ज्यादा। लिख लिए क्या? अरे लिखे क्या? चलो नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन क्या आएगा? 17 लिखो। लिखो, सब ऑर्डिनेट को सुपीरियर माना जाएगा उसकी एब्सेंसी में। सब ऑर्डिनेट को सुपीरियर माना जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ सब सुपीरियरिटी। सब ऑर्डिनेट को सुपीरियर माना जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ सुपीरियर ऑफिसर। इसको पहले लगा दे, सबसे पहले। नहीं तो सृष्टि उस दिन तो पूरा बना ही नहीं वीडियो, मतलब ऑडियो आया वीडियो नहीं आया। तो भी आ जाएगी वीडियो में। क्या कर रही है, कैसा कर रही है? थैंक यू। एक एग्जांपल देता हूँ, सुनना। अच्छा एग्जांपल है। अच्छा मैंने ये थोड़ा उल्टा लिखा दिया है, सॉरी। मैंने नीचे वाले का लिखा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। एक फिर पढ़ लेते यही ना, पढ़ यही लेते डायरेक्ट। वो लिखवा लिया तुमने ऊपर, मैंने गलत लिखा दिया। ये इसका ये जो हेडिंग है, ये जो हिंदी में ऊपर वाली की है, ऊपर वाली नीचे की, हमारा पढ़ यही लेते हैं। वो आपको काटना पड़ेगा। हाँ सॉरी सॉरी, ऑफिशियल चीफ्स एंड सबऑर्डिनेट। सॉरी, कुछ नहीं कर सकता मैं। एक सवाल का जवाब दो, इनकम टैक्स कमिश्नर का नाम सुना है? अबे है, तुमने तो सुना ही होगा। उसके पास ऑथोरिटी है, सबसे बड़ा आदमी होता है। मान लो 3-4 महीने की छुट्टी पे चले गया, जाते होंगे, छुट्टी पे गया, छोड़ा नहीं है, तो उसके नीचे एक डेप्यूटी कमिश्नर होता है क्या? तो क्या वो 3 महीने के लिए डेप्यूटी को इनकम टैक्स कमिश्नर माने? अरे बोलो ना। बोलता है जो जो पावर कौन यूज करता था, वो मैं करूंगा, तो क्यों ना मुझे भी इनकम टैक्स कमिश्नर ही माना। हो नहीं, बट माना तो पड़ेगा ना। जल्दी से पढ़ो क्या लिखा है, जल्दी पढ़ो क्या लिखा है। 19 क्या बोल रहा है? अ लॉ और लॉ रिलेटेड टू, जो लॉ मेरे चीफ और सुपीरियर पे लगता था वही मेरे डेप्यूटी और सबऑर्डिनेट पे भी क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं उन्हीं की ड्यूटी को परफॉर्म उनके एब्सेंस में, उनके एब्सेंस में। तो जल्दी बताओ, ये लॉ व्यक्तियों पे लगा है कि उनकी पोजीशन पे लगा है? पोजीशन, उस पोजीशन पे पहले कोई नहीं बैठे, कोई बैठे, फर्क नहीं पड़ता। बोलो यार,
इजी है। सही है। ये लिख सकते हो, लॉ टाइटल पे लगेगा, पर्सन पे नहीं, ऐसा लिखना, लॉ टाइटल पे लगेगा, पर्सन पे नहीं। चलो, क्लियर हुआ? किस पे लग रहा है लॉ? टाइटल, पद पर, पर्सन पे नहीं, पर्सन पे क्यों लगाएंगे? चलो 17 क्या बोल रहा है? सब्सटीट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। आपको फंक्शनरी का मतलब समझ पड़ेगा, हु हैज द पावर टू यूज सम फंक्शंस। हमारे नए प्रेसिडेंट का नाम बोलो, ओके ओके पुराने वाले का नाम बोलो, कंगना रनौत वाला नाम बोला, रामनाथ कोविंद, गोविंद। एक सवाल का जवाब दो, प्रेसिडेंट के जो फंक्शंस थे अभी भी है ना? अभी क्या हो गए, नए आ गए, तो नए वाले ने पुराने वाले को क्या कर दिए? सब्सटीट्यूट क्या किए? आंसर देना। जो फंक्शंस रामनाथ जी के थे, क्या वो द्रौपदी जी के भी रहेंगे? अरे बोलो ना, क्योंकि वो फंक्शंस किसको दिए गए? जल्दी बोलो, टाइटल को कि पर्सन को? टाइटल को, चाहे वो मर्द हो या औरत, फर्क पढ़ो जल्दी से, क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ो क्या लिखा है? इन एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर दी, इट शेल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग द, अगर आपको लॉ को अप्लाई करना है टू एवरी पर्सन और हर व्यक्ति या उसके आने वाले व्यक्ति, जैसे वो आए, उनके आगे और प्रेसिडेंट आएंगे, तो क्या एग्जीक्यूट करने वाले बताओ? फंक्शन ऑफ ऑफिस। तो उनके फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको उनका नाम लिखने की जरूरत, सिर्फ किसका नाम दे दो, बोलो उनके टाइटल का। वो हर आने वाला व्यक्ति उस टाइटल पे बैठेगा, उसको वो फंक्शंस निभाने पड़ेंगे। सब बोलेंगे कि द्रौपदी जी कि मैं महिला हूं, मैं कुछ डिफरेंट करूंगी, नहीं नहीं, आप महिला से पहले फिलहाल अभी राष्ट्रपति है, तो जो फंक्शंस रामनाथ जी पे थे वो आपको भी परफॉर्म करने पड़े, क्योंकि यहाँ पर लॉ किस पर लगा है बोलो? टाइटल पर, टाइटल पद पर लगा है। अरे बोलिए, जैसे आपने उसका नाम सुना नहीं? आपने तो नहीं सुना होगा, कैग का नाम सुना है क्या? सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, सरकार का भैया सबसे बड़ा ऑडिटर, सबसे ज्यादा छापे वही मारता है। तो मान लो सरकार ने कानून लाई, उसमें लिखे कैग का चेयरमैन या प्रेसिडेंट, कैग के चेयरमैन और प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है कि मार्च की मेरे को ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। तुम जो काम कर रहे हो कैग में, उसका जो खर्चा पानी है उसकी क्या दो मुझे आप? क्या बोला लॉ ने? किसको जिम्मेदारी दिया, किसको फंक्शन दिया? चेयरमैन और प्रेसिडेंट, बताओ पर्सन को के टाइटल को? अब उस चेयरमैन और प्रेसिडेंट की पोजीशन पे कोई भी बैठे, उसको उस फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर है? अरे बोलो। नेक्स्ट 18 और लास्ट, सक्सेसर का मतलब कुछ कुछ थोड़ा बहुत पहले वहां लिख लो, फंक्शनरीज और कॉर्पोरेशंस पे लगाओ, सक्सेसर पे अपने आप लग जाएगा। फंक्शनरीज और बोलो कॉर्पोरेशन पे लगाओ, सक्सेसर पे अपने आप लग जाएगा। कौन होता है बेटा सक्सेसर? जो किसी और की दी हुई जिम्मेदारियों को निभा रहा है अपनी जिम्मेदारी समझ के। अरे बोलिए, क्या द्रौपदी जी और रामनाथ कोविंद जी में कोई बड़ा छोटा था कि दोनों इक्वल है? मतलब वहां दोनों इक्वल है, वो फंक्शनरीज थे, यहाँ कोई ना कोई छोटा आदमी है। देखते क्या है? अभी जो एग्जांपल दिया आपको मैंने, बेस्ट था ना कैग वाला। बताइए, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की जिम्मेदारी किसकी थी? कैग। बताइए कैग है क्या ये सब? बताइए कैग है क्या ये सब? अरे बोलो ना, है कॉर्पोरेशन है वो एक, क्या है उस कॉर्पोरेशन का? कैग खत्म नहीं होगा, उसके चेयरमैन आते और जाते रहेंगे। तो उसके चेयरमैन कौन होगा? उसके एम्प्लॉयज कौन होंगे? उसके सक्सेसर्स कौन होंगे? अगर कोई चीज कैग को बोली गई, मतलब ऑटोमेटिकली उसको बोलेगा उसके सक्सेसर्स को। ऐसा बोलेगा कि उसका चेयरमैन, आपने तो लिखा था वहां लॉ में कि कैग को रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो कैग का सक्सेसर तो है। कैग कौन है? आर्टिफिशियल बॉडी। सेबी को लेके कोई ऑर्डर आया कि सेबी आपको ये करना है, सेबी मतलब कौन? फंक्शनरीज और कॉर्पोरेशन। क्या वो काम सेबी करेगी? सेबी कौन है? आर्टिफिशियल बॉडी। कौन करेगा उसका? चेयरमैन ऑफ प्रेसिडेंट, जो उसका कौन है? सक्सेसर। अब सक्सेसर का मतलब क्या होता है? जिसको अच्छी चीजें भी सुनने मिलेंगी और बुरी चीजें भी, जो राइट्स भी लेगा और लाइबिलिटीज भी। लिख लो, लिख लीजिएगा आपने, एग्जाम्पल लिख लो ना, सेबी पे लगने वाला लॉ उसके सक्सेसर पे लगेगा।
कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहां बात कॉर्पोरेशंस की हो रही है, 19 में बात सुपीरियर और डेप्यूटीज की हो रही थी, वहां पर्सन के टाइटल्स थे, यहां बात कॉर्पोरेशंस की हो रही है। अरे बोलो, खत्म, आज के लिए इतना काफी है, नहीं तो आगे नहीं जाएगा बात। ये सब लिखे, एग्जाम्पल लिखे। लैंग्वेज के दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो इसकी लैंग्वेज में क्या होगा, पहला पॉइंट सिमिलर है, वेयर एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, उसके बाद चालू होता है। ठीक है, क्लियर है। आज काफी सारे सेक्शन पढ़े हमने, काफी सारे सेक्शन कवर किए, मुझे पूरी उम्मीद है हम कल चैप्टर खत्म कर देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, मैं गलत सही हो सकता हूँ। यस, हो जाएगा कल खत्म, कल खत्म। ठीक है, अरे बोलो, आज 30 तारीख है ना, वी आर गोइंग टू ट्राई, हम कोशिश करेंगे कि हम 20 अक्टूबर के पहले इन 5 चैप्टर्स के फुल टेस्ट लें, फेमा, एलएलपी, CIOI, जनरल क्लॉजेज और इंटरप्रिटेशन, क्योंकि जीसी अगर कल खत्म हो जाएगा तो इंटरप्रिटेशन अगले 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। सिंपल है, अदर लॉ कंप्लीट, ठीक है। क्यूमुलेटिव टेस्ट ले रहा हूं मैं, समझ रहे ना, ऐसा नहीं कि एक के लिए छोड़ दिए फिर उसको एक साथ के साथ फिर एक साथ। अभी नेक्स्ट हमारी किसकी होगी, फेमा, एलएलपी और CIOI। कैसे बेनिफिट करेगा आपको, जब आप तीसरी बार फेमा पढ़ोगे, तीसरी बार एलएलपी पढ़ोगे, टाइम कम लगेगा, और जब एग्जाम के टाइम पढ़ोगे, मतलब फुल टेस्ट के टाइम जब मॉक्स होंगी, और टाइम कम लगेगा, फिर एग्जाम के बीच में और टाइम कम लगेगा, जितनी बार पढ़ोगे उतना टाइम कम। क्योंकि अगर मैं आपसे एक टेस्ट ले लूँ अभी और मैं बोलूंगा अगली टेस्ट, अब डायरेक्ट फुल टेस्ट में आएगा फेमा एलएलपी, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि पहली बार हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि टीचर ने बोला है। हाँ हाँ, ये फैक्ट है। दूसरी बार बोल रहे हैं, अब ये बोल रहा होगा तो कुछ काम का होगा, जब भी दूसरी बार पढ़ने बोल रहा है। तीसरी बार में ऐसा होता है भाई, ये काम का ही है, इसको पढ़ लो चुपचाप। जैसे आपने अभी टेस्ट दिया हाउस प्रॉपर्टी की, कैपिटल गेन्स जो भी है, ये काम चलाओ टेस्ट है, इसमें तो क्वेश्चन थे ही नहीं दम के, ये तो आ गया आपको। जब अगली बार इनकी क्यूमुलेटिव टेस्ट होगी तब आपको लगेगा भाई साहब मामला गड़बड़ है, या नहीं है, जो भी होगा, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डाउट्स आ सकते हैं, अरे ये तो कुछ नया दिख ली, सब देखे नहीं। अभी अगर मैं आपको पूछ लूं हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन, आप हिल जाओगे थोड़े से, क्योंकि रिवीजन नहीं किया ना बहुत दिन से। अभी जहन में क्या चल रहा है, पीजीबीपी, ये वो जो भी चल रहा हो। पीजीबीपी हो गया क्या आप लोगों का, कैपिटल गेन तो हो गया था ना, सैलरी नहीं हुआ ना अभी तक। कौन सा लेक्चर चल रहा है, लेक्चर नंबर बोलो, मतलब 15 और बचे। बढ़िया है, बहुत अच्छा है, ठीक है, चलो मिलते हैं, मतलब मिलते हैं क्या, साल और टेस्ट दोगे ना। कितने घंटे का वीडियो बना, 1 घंटा।